Good evening friends, this is Rahul. Welcome to my YouTube channel Vatsayas। तो अभी हम सल्तनत कालीन साहित्य और शिक्षा को स्टार्ट करेंगे आज। लिटरेचर एंड एजुकेशन ड्यूरिंग सल्तनत एरा। तो स्टार्ट करते हैं। सल्तनत कालीन शासकों ने साहित्य और शिक्षा की उन्नति के लिए विशेष कदम उठाए थे। उनके द्वारा विद्वानों के लिए गोष्ठियों यानी कि सम्मेलनों का आयोजन किया जाता था। ये क्या चीज़ है? गोष्ठियाँ या सम्मेलन, मतलब कि दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। समय समय पर उनको एक साथ बैठाया जाता था, उनका सम्मेलन होता था। उनके बीच का जो ज्ञान है उस सबको एक दूसरे को दिया जाता था। कैसे दिया जाता था? जैसे कि प्रश्न पूछकर, प्रश्नोत्तर करके, या फिर बातचीत करके, वाद विवाद करके, प्रतियोगिताओं का आयोजन करके। ठीक है, तो इस प्रकार साहित्य के विकास में योगदान दिया गया शासकों के द्वारा समय समय पर, चाहे जो भी शासक रहे हों, चाहे वो गुलाम वंश के रहे हों, खिलजी वंश के, या तुगलक वंश, या सैयद वंश, कोई भी, सभी वंश के शासकों ने समय समय पर विद्वानों को संरक्षण दिया और उनकी गोष्ठियों का आयोजन करवाया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कई प्रकार के कई भाषाओं में साहित्य का विकास हुआ सल्तनत काल में, जैसे फारसी और अरबी साहित्य, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य। ठीक है, तो कई भाषाओं में साहित्य का विकास हुआ। तो उसी क्रम में सबसे पहले पढ़ेंगे अरबी साहित्य, अरबी एंड फारसी लिटरेचर। ठीक है, इसमें क्या है, सल्तनत काल में अरबी और फारसी साहित्य की विशेष उन्नति हुई। सुल्तानों ने फारसी भाषा और साहित्य के विकास के लिए अनेक मकतबों का निर्माण करवाया। ये मकतब क्या थे? मकतब जो थे, इसमें फारसी की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, और ये होता था मस्जिदों से संबंध। ठीक है, ये मकतब एक संस्था के तौर पे काम करते थे जिनका संबंध मस्जिदों से होता था, और इसमें फारसी भाषा की विधिवत शिक्षा दी जाती थी। और अगर बात करें सल्तनत काल के सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान कवि की, तो वो तो सबको पता ही है, पहले भी बता चुका हूँ, अमीर खुसरो। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे छंदों की रचना किया है और आप चौंक जाएंगे छंदों की संख्या सुनकर। 4 लाख, टोटल 4 लाख, करीब 4 लाख छंदों की रचना किया था अमीर खुसरो ने। और सल्तनत काल में बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कराया गया फारसी भाषा में। जो संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ थे भारत के, उनमें से बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। अब देख लेते हैं कई फारसी लेखकों के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध फारसी किताबें फारसी भाषा में। अलबरूनी की है तहकीके हिंद। जियाउद्दीन बरनी की है तारीख़ फिरोज शाही। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की है तारीख़ मुबारक शाही। और ख्वाजा अबू मलिक इसामी की है फुतूह अल सलातीन। ठीक है, ये सल्तनत काल की प्रमुख फारसी रचनाएं हैं। अलबरूनी की तहकीके हिंद, जियाउद्दीन बरनी की तारीख़ फिरोज शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की तारीख़ मुबारक शाही, ख्वाजा अबू मलिक इसामी की फुतूह अल सलातीन। ठीक है, हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य का विकास भी इस काल में हुआ, मतलब सल्तनत काल में। और इसमें बहुत सारे लेखक कवि रहे, जैसे चंद्रबरदाई हैं, सारंगधर हैं, जगनिक हैं, विद्यापति ठाकुर हैं, रघुनंदन मिश्रा हैं। ये सब महान लेखक थे हिंदी साहित्य के। तो इन सब के अलावा कुछ और लेखकों ने हिंदी के अलावा कुछ भाषाओं में योगदान दिया, जैसे मीराबाई ने राजस्थानी में किया, और गुरु नानक ने पंजाबी साहित्य का सृजन किया, नामदेव ने मराठी साहित्य का सृजन किया। ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें से कुछ महान लेखकों की महान रचनाएं।
चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है, ये लगभग सबको पता होता है। सारंगधर की हमीर रासो है। जगनिक की आल्हा खंड है। ठीक है, देख लेते हैं संस्कृत साहित्य। सल्तनत काल में संस्कृत भाषा और साहित्य का भी बहुत विकास हुआ था। भास्कराचार्य, विश्वनाथ, रविवर्मन, ठीक है, रविवर्मन इस काल के महान विद्वान थे। किस भाषा के? संस्कृत। ये सब संस्कृत के विद्वान थे। अब संस्कृत साहित्य के कई ग्रंथों की रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। जामवंती कल्याण है। ठीक है, जामवती लिखा है, जामवंती होगा। ठीक है, सॉरी, जामवती ही ठीक है। ठीक है, जामवती कल्याण है, कृष्णदेव राय की रचना है। रामानुज ने ब्रह्मसूत्र की रचना किया है। पार्थ सारथी ने कर्म मीमांसा की। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना किया है। गंगाधर ने गंगादास प्रताप विलास की। और जयचंद्र ने हमीर काव्य और कल्हण ने राज तरंगिणी की रचना किया है। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कल्हण की राज तरंगिणी। इसको हमेशा याद रखिएगा। कल्हण की जो राज तरंगिणी है इसको हमेशा याद रखिएगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके अलावा विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है, यह भी इम्पोर्टेंट है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो राज तरंगिणी है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है और बहुत प्रसिद्ध रचना है। संस्कृत साहित्य को मुख्यतः हिंदू शासकों ने संरक्षण दिया था। ठीक है, उर्दू साहित्य देख लेते हैं। उर्दू क्या था? ये हिंदू और मुसलमानों के संपर्क में आने से नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। और ये भाषा जो थी ये हिंदी और फारसी को मिलाकर बनी हुई भाषा है उर्दू। ठीक है, उर्दू भाषा जो है ये फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं के मिलन से बनी है। इसका प्रयोग हिंदू और मुसलमान आम बोलचाल की भाषा में करते थे। बाद में इसका साहित्यिक विकास हुआ। अब उर्दू साहित्य में किसका योगदान रहा है? तो वो है अमीर खुसरो और मीर हसन देहलवी। ठीक है, फिर से आगे अमीर खुसरो और दूसरे हैं मीर हसन देहलवी। अमीर खुसरो जो थे ये फारसी में भी काफ़ी अच्छी रचनाएं किया हैं और उर्दू साहित्य में भी काफ़ी अच्छी रचनाएं इन्होंने किया है। इसके अलावा एक नाम आता है मीर हसन देहलवी। ठीक है, मीर हसन देहलवी, इन्होंने भी उर्दू साहित्य में काफ़ी योगदान दिया है। हालांकि सल्तनत कालीन के जो शासक थे इन्होंने उर्दू साहित्य के विकास में बहुत अच्छा खासा योगदान नहीं दिया, विशेष योगदान नहीं दिया था। तो ये रही साहित्य के बारे में बातें। अब देख लेते हैं शिक्षा कैसी थी सल्तनत काल में। एजुकेशन ड्यूरिंग सल्तनत एरा। सल्तनत काल में शिक्षा का प्रारंभ जो होता था वो बिस्मिल्लाह संस्कार से स्टार्ट होता था। अगर पूछा जाए कि सल्तनत काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से स्टार्ट होता था तो वो था बिस्मिल्लाह संस्कार से। ठीक है, अगर अध्ययन अध्यापन की माध्यम भाषा के बारे में बात की जाए तो वो थी अरबी भाषा। सल्तनत काल में अध्ययन अध्यापन का माध्यम अरबी भाषा थी। मतलब कि बच्चों को जो पढ़ाया जाता था, जो भी पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती थी या फिर ज्ञान दिया जाता था शैक्षिक संस्थाओं में, वो सब अरबी भाषा में दिया जाता था। गांवों नगरों में मकतब होते थे जो मस्जिदों से संबंधित थे और वहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। अभी मैंने कुछ देर पहले मकतब की बात की थी, वही चीज़ आ गया। मकतब क्या होता था? ये एक संस्था होती थी, शैक्षणिक संस्था होती थी। इसमें आज के ज़माने में जैसे प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, क्लास फर्स्ट सेकेंड केजी वगैरह, ठीक है, केजी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस टाइप में, ऐसे ही प्रारंभिक शिक्षा मकतब में उस समय दी जाती थी सल्तनत काल में। और जो मकतब होते थे मस्जिदों से संबंधित होते थे, किसी न किसी मस्जिद से लिंक होता था, जुड़े होते थे मस्जिदों से। और जो पढ़ाया जाता था इसमें प्रारंभिक शिक्षा होती थी बच्चों को, स्टार्टिंग वाली शिक्षा। और इसके अलावा फारसी भाषा भी काफ़ी विधिवत तरीके से सिखाई जाती थी मकतबों में। अब आगे देख लेते हैं।
भारत में मध्यकाल में धार्मिक अनुदान का प्रमुख सद्दे जहान होता था। सद्दे जहान कौन था? ये धार्मिक अनुदान का प्रमुख था। इस अधिकारी का प्रमुख कार्य इस्लामिक विषयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न धार्मिक समूहों को करमुक्त भूमि का अनुदान देना था। मतलब कि किसी को अगर शैक्षणिक संस्था खोलनी है, किसी धार्मिक समूह को अगर शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाएं खोलनी हैं, तो उन सब जनों को, उन सब लोगों को ये जो प्रमुख व्यक्ति था ये करमुक्त भूमि का अनुदान देता था। मतलब भूमि देता था और उस पर टैक्स नहीं लगता था। ठीक है। इस काल में दो बड़े शैक्षिक संस्थान थे, मुइजिया और नासिरिया। ठीक है। दो बड़े संस्थान की स्थापना हुई थी, मुइजिया और नासिरिया। ये असल में मदरसे थे। ठीक है। संस्थान का मतलब मदरसा यहाँ पे होगा। ठीक है। मदरसा था, उसको संस्थान भी कहा जा सकता है। तो जो मदरसे जो थे उसके नाम थे मुइजिया और नासिरिया। ठीक है। और ये उन्नत अध्ययन के लिए की गई थी। मतलब कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके, इसलिए मुइजिया और नासिरिया की स्थापना की गई थी। अब 3 विषय मुख्यतः पढ़ाए जाते थे इसमें। एक है तफसीर। तफसीर क्या है? ये कुरान की व्याख्या है। हदीस क्या है? ये परंपरा की व्याख्या है। और फिका क्या है? ये संविधान की पढ़ाई थी। ठीक है। 3 तरह की पढ़ाई की जाती थी। तफसीर यानी कि कुरान की व्याख्या की जाती थी, हदीस यहाँ पर परंपराओं को पढ़ाया जाता था, और फिका इसमें संविधान पढ़ाया जाता था। अब आगे देखते हैं दक्कन में क्या था। दक्कन यानी कि जो भारत का जो मध्यवर्ती भाग का जो एकदम दक्षिणी वाला हिस्सा है, या फिर हम कहें कि एकदम दक्षिणी भारत से थोड़ा सा उत्तर, जिसमें आपका महाराष्ट्र का काफ़ी एरिया आएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का काफ़ी एरिया आएगा। ठीक है। दक्कन का मतलब हम ये भी सीधे तौर पे ये भी कह सकते हैं कि दक्कन के पठार के आने वाले क्षेत्र में। ठीक है। तो उस एरिया में अगर बात करें तो विज्ञान के ऊपर अच्छा खासा ध्यान दिया गया था उस एरिया में। दक्कन में विज्ञान का काफ़ी विकास हुआ, विज्ञान पे काफ़ी अच्छा खासा ध्यान दिया गया। अब एक बहमनी राजा की बात करते हैं, फिरोज। फिरोज जो था ये वनस्पति विज्ञान, ज्यामिति और खगोल विज्ञान जैसे विषयों को प्रोत्साहित करता था। अब ये बहमनी क्या है? अभी दिल्ली सल्तनत जब एकदम ख़त्म हो जाएगा तो इसके जस्ट बाद विजयनगर और बहमनी साम्राज्य स्टार्ट होगा। तो उन विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों में इन दो साम्राज्यों में एक साम्राज्य रहेगा बहमनी। ठीक है। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, बहमनी नाम का एक साम्राज्य था सल्तनत काल के समय ही दक्षिण भारत में। तो उसी बहमनी साम्राज्य का शासक था फिरोज। ठीक है। तो उसी के बारे में बात हो रही। वनस्पति विज्ञान, ज्यामिति और खगोल विज्ञान के विषयों को ये प्रोत्साहित किया करता था, बढ़ावा देता था। ठीक है। अब सल्तनत काल में चिकित्सा विज्ञान पर भी ध्यान दिया गया था। कैसे? देख लेते हैं। 1329 एडी में, एडी मतलब ईस्वी। ठीक है। जिया मोहम्मद एक लेखक हैं। जिया मोहम्मद ने दवा के ऊपर एक किताब लिखी है। किताब क्या? उन्होंने पांडुलिपि लिखी थी। ठीक है। उसका नाम था मजमुआ ए जी ई। इसमें भारत और अरब की चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी दी गई है। कब लिखा था? 1329 में। किसने लिखा था? जिया मोहम्मद ने। किस चीज़ के ऊपर है? चिकित्सा के बारे में जानकारी दी गई है। किताब का क्या नाम है? मजमुआ ए जी। ठीक है। किस प्रकार की शिक्षा है, किस प्रकार की शिक्षा है, किस प्रकार की जानकारी है? तो भारत और अरब की चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी है। ठीक है। एक और किताब है 1512 में लिखी गई थी मियाँ भुआ के द्वारा। लेखक का नाम है मियाँ भुआ। कब लिखी थी? 1512 में। किताब का नाम है तिब्बे सिकंदरी। 1512 में तिब्बे सिकंदरी का लेखन किया था। और ये पुस्तक जो है आंतरिक
चिकित्सा पद्धति के बारे में मानक पाठ्य पुस्तक है। मतलब आंतरिक चिकित्सा पद्धति, मतलब शरीर के अंदर जो रोग होते हैं, जो कष्ट होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनका निदान कैसे किया जाए, उनसे कैसे बचा जाए, उनका उपचार कैसे किया जाए, इन सब की जानकारी इस पुस्तक में थी। पुस्तक का नाम है तिब्बे सिकंदरी। तिब्बे सिकंदरी किसने लिखा था? मियाँ भुआ ने। कब लिखा था? 1512 में। ठीक है, तो ये रहा आपका दिल्ली सल्तनत का साहित्य और शिक्षा के बारे में जानकारी। तो इस प्रकार से आपका ख़त्म होता है, दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। देख लूँगा अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ बचा रहेगा तो उसको आगे के एकाध वीडियो में उसको करा दूंगा, नहीं तो मान के चलिए अभी आपका दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, प्री और मेंस दोनों के लिए। जितना मैंने बता दिया है ये 35वां या 36वां वीडियो होगा मिडीवल इंडियन हिस्ट्री का। इससे बाहर से कहीं से आपके एग्ज़ाम में नहीं आना है। भारत का कोई भी एग्ज़ाम होगा, एसएससी से लेकर आईएएस एग्ज़ाम तक, किसी भी एग्ज़ाम में इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, पक्का है। हालांकि क्वेश्चन के पैटर्न अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल अलग हो सकता है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, रूप अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है, जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु इसके बाहर नहीं जाएगी कहीं से भी। मिडीवल इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत का पार्ट इतना ही है जितना मैंने आपको बता दिया है। फिर भी मैं देख लूँगा, अगर कुछ भी बचा रहेगा तो मैं आपको करा दूंगा। वैसे ख़त्म ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक आध वीडियो आपके लिए बना दूँ जिसमें साहित्य और शिक्षा के बारे में, जिसमें किताबें और कौन सी किताबें किस विषय पर है और उसके लेखक क्या हैं, उनका मेन पुस्तकों की लिस्टिंग करा दूं एक बार, जो क्वेश्चन में कई बार आते हैं। बाकी आपका ख़त्म है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।